नमस्ते बच्चों। सिनेमा की तकनीकी भूमिका में आगे हमें प्रकाश व्यवस्था पर जानना जरूरी है। मैं आपसे प्रकाश व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अब देखिए, छायांकन एक टेक्निक है, तो उसके समान प्रकाश व्यवस्था का भी विशेष महत्व है। ये प्रकाश व्यवस्था माने क्या है? लाइटिंग। जो सिनेमा में जिस लाइट इफेक्ट्स हम देखते हैं, लाइट्स का जो प्रभाव हम देखते हैं, वो सब ये लाइटनिंग के अंतर्गत यानी कि प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले हैं। छायांकन तकनीक में प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। और जो बॉलीवुड फिल्म में जो है, कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म में प्रकाश छायाकार यानी कि लाइटिंग कैमरामैन होते हैं, उन्हें जो सिनेमेटोग्राफर के समकक्ष का स्थान मिलते हैं। एक कैमरामैन होते हैं, लेकिन लाइटिंग के लिए और एक कैमरामैन होते हैं। लाइट्स वगैरह जो अरेंजमेंट करते हैं ना, वही। तो जो छायाग्राहक यानी कि सिनेमेटोग्राफर का वही स्थान जो हॉलीवुड वगैरह में प्रकाश छायाकार को मिलता है। और फिल्मों में जो एक्सपोजर, इसका निर्णय कैसे करेंगे, यही आगे हम देखने जा रहे हैं। जो चलचित्र में एक्सपोजर का निर्णय दृश्य की आवश्यकता, निर्देशक तथा छायाकार की विशेष शैली एवं प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली फिल्म की गति के आधार पर किया जाता है। तो एक्सपोजर जो है, फिल्म में एक्सपोजर किस प्रकार होना चाहिए, ये जो है, जो दृश्य की आवश्यकता, दृश्यों के लिए ये एक्सपोज करके उसे दिखाना है। वो क्या है कि दृश्य की आवश्यकता है, तो दृश्य में उसकी आवश्यकता है, तो निर्देशक तथा छायाकार की विशेष शैली, तो इस प्रकार एक्सपोजर करके दिखाने के लिए हर एक निर्देशक के लिए अपनी एक शैली होती है। उसी प्रकार छायाकार के यानी कि लाइटनिंग कैमरामैन के भी एक विशेष शैली होती है। इसलिए हर एक सिनेमा की जो प्रकाश व्यवस्था अलग अलग होते हैं। कुछ फिल्मों की जो प्रकाश व्यवस्था हमारे मन को रीझने वाले होते हैं, कुछों की जो प्रकाश व्यवस्था उतने हमें पसंद नहीं होते। तो इस प्रकार जो है दृश्यों की मांग है, नहीं तो निर्देशक और छायाकार की विशेष शैली एवं प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली फिल्म की गति के आधार पर किया जाता है। उस फिल्म की गति उस पर निर्भर रहता है। तो इन सभी को आधार बना के फिल्मों में एक्सपोजर का निर्णय कर लेते हैं। तो दृश्यों की आवश्यकता, निर्देशक तथा छायाकार की विशेष शैली एवं प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली फिल्म की गति के आधार पर एक्सपोजर का निर्णय किया जा सकता है। और जो प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टूडियो के अंदर और स्टूडियो के बाहर किस प्रकार के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो स्टूडियो में जो है प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊंचाई पर स्थित रैक तथा नीचे स्टैंड का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टूडियो के अंदर किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? रैक का प्रयोग किया जाता है, स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। यदि वो बाहर है तो किसका प्रयोग किया जाता है? रिफ्लेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। तो लाइट इफेक्ट्स आपको पता है, हम तो जो शादी वगैरह में जाते तो वहां पर जो वीडियो लाते हैं, तो वीडियो लेते समय जो लाइट इफेक्ट्स वहां पर भी दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार सिनेमा लेते समय भी प्रकाश व्यवस्था पर रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो बाहर है तो शूटिंग, अंदर है तो स्टैंड और रैक का इस्तेमाल करते हैं। और संपूर्ण शूटिंग में प्रकाश स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रकाश की स्थिरता किस प्रकार होना चाहिए, प्रकाश व्यवस्था इसे निर्धारित करके रखना चाहिए। वो उसके लिए क्या करना है, तो उस पर भी विचार किया गया है। संपूर्ण शूटिंग में प्रकाश स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हर शॉट की प्रकाश व्यवस्था में फिल्म पकड़ने वाले प्रकाश की माप तौल
रखी जाए। मेजरमेंट ऑफ लाइट एक्सपोजर, तो प्रकाश व्यवस्था उसकी माप कितना चाहिए, प्रकाश कितने औसत से चाहिए, अधिक प्रकाश चाहिए या कम प्रकाश चाहिए, इसकी जो മാപ്തോൾ करके रखना चाहिए. ഓരോ സീൻസിലും പ്രകാശം എത്രത്തോളം വേണം എന്ന് നേരത്തെ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അളവെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ സീൻസിനനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിന് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാകണം. അതിനെയാണ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് एक्सपोजर എന്ന് പറയുന്നത്. इस कार्य के लिए विशेष प्रकाश मापक यंत्र लाइट मीटर का प्रयोग किया जाता है. इങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഉപകരണം വേണമല്ലോ. उसका नाम है लाइट मीटर, मापक यंत्र. तो प्रकाश मापन रंग तापमान के लिए भी किया जाता है. कलर टेम्परेचर, ये जो लाइट इफेक्ट्स में हर एक कलर का इस्तेमाल करते समय उसका टेम्परेचर होता है. നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കളിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സിന്റെ ചൂടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മെഷർമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ലൈറ്റ്സ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത്, ലൈറ്റ്സ് का एक्सपोजर कितना होना चाहिए, ये उसका जो मापतोल करके रखना चाहिए. इसके लिए एक उपकरण लाए जाते हैं, उसका नाम है मापक यंत्र, नहीं तो लाइट मीटर कहा जाता है. तो ये मापक यंत्र जो है प्रकाश का मापन करते हैं और रंग तापमान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. रंग तापमान इसका मतलब है कलर टेम्परेचर. तो यही प्रकाश व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण बातें हैं. अब एक बार और सुन लीजिए. छायांकन टेक्निक के समान प्रकाश व्यवस्था का भी विशेष महत्व होता है. जो हॉलीवुड फिल्मों में जो है जो सिनेमेटोग्राफर की तरह जो प्रकाश छायाकार लाइटनिंग कैमरामैन होते हैं उसका जो स्थान होता है, और फिल्मों में जो प्रकाश का एक्सपोजर जो लाइट का एक्सपोजर का निर्णय हम कैसे करेंगे, कितने औसत से लाइट चाहिए, इसका निर्णय तो दृश्यों की आवश्यकता के अनुसार, कुछ दृश्यों के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, कुछ दृश्यों के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है. फिर ये भी नहीं हर एक डायरेक्टर और छायाकार की अपनी एक शैली होती है. ये भी नहीं प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली फिल्म की गति के आधार पर किया जाता है. फिल्म की गति के आधार पर लाइट्स की इफेक्ट अधिक और कम करके कर दिया जाता है. फिर प्रकाश व्यवस्था के लिए जो स्टूडियो के अंदर है तो रैक और स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, स्टूडियो के बाहर है तो रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. फिर संपूर्ण शूटिंग में प्रकाश में स्थिरता रखने के लिए जो फिल्म पकड़ने वाले प्रकाश की मापतोल करके रख देती है और इसके लिए एक मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं. प्रकाश मापन रंग तापमान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. എത്ര ചൂട് എത്ര വേണം, टेम्परेचर मेजर ചെയ്യാൻ प्रकाश मापक का प्रयोग किया जाता है, लाइट मापक का प्रयोग किया जाता है. तो आगे देखिए यही प्रकाश व्यवस्था शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है. और आगे जो है डबिंग, तो हम तो जानते हैं डबिंग जो सिनेमा जो सिनेमा पूर्ण रूप से बनाने के बाद ही डबिंग शुरू होते हैं, है ना. तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए पायलट ट्रैक क्या है. तो शूटिंग के समय मुख्य कथापात्र द्वारा किए गए संवाद ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो शूटिंग के समय मुख्यतः पात्रों द्वारा किए गए संवाद ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. शूटिंग നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें पायलट ट्रैक कहते हैं. तो पायलट ट्रैक क्या है, शूटिंग के समय मुख्य पात्रों द्वारा किए गए संवाद रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, उसे ही हम पायलट ट्रैक कहते हैं. तो शूटिंग के समय रिकॉर्ड किए गए ये संवाद बाहरी तथा अनावश्यक शोर से भरपूर होते हैं. इस प्रकार जो शूटिंग के समय जो कथापात्र जो संवाद जो डायलॉग्स बोलते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते समय वो बाहरी आवाज से भरे हुए रहते हैं, अतः इसका फिल्म में प्रयोग नहीं किया जाता. तो बाद में इनकी डबिंग की जाती है. तो जो पायलट ट्रैक द्वारा हम जो रिकॉर्ड करके रख ली है उसमें जो बाहरी शोरगुल
रहते हैं, तो इसलिए फिल्मों में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो बाद में हम फिर से उसका डबिंग कर लेते हैं। उस समय शूटिंग के समय लिए गए इस पायलट ट्रैक के अनुसार कलाकार संवाद दोहराकर होठों की गति से मिलाते हैं। तो शूटिंग के समय जो प्रमुख कथापात्र जो है डायलॉग्स बोल के अभिनय करते हैं, तब उनके होठों की गति होते हैं। तो डबिंग करते समय क्या होते हैं, ये कथापात्र जो है अपने होठों की गति के अनुसार बातचीत करके डबिंग कर लेते हैं। ये तो आप सब जानते हैं, है ना। ये ट्रैक कलाकार के लिए डबिंग के समय कलाकार अपने अभिनय से ध्यान हटाकर संवाद तथा भावनाओं की ओर ध्यान देते हैं, ताकि दृश्य अधिक से अधिक भावात्मक तथा प्रभावपूर्ण बन सके। तो इस समय इस प्रकार डबिंग करते समय जो कथापात्र जो है अपने अभिनय पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभिनय तो हो चुके हैं, है ना। तो अभिनय पर ध्यान नहीं देके डायलॉग्स पर ध्यान देते हैं। तो डायलॉग्स पर ध्यान देते हैं, फिर भावनाओं पर ध्यान देते हैं, किस फीलिंग्स पर वो डायलॉग बोल रहे हैं उस फीलिंग पर ध्यान देते हैं और डायलॉग्स पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार करने से क्या होता है, यह अधिक इंटरेस्टिंग, भावनात्मक और प्रभावकारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो डबिंग चलते हैं, तो आप एक बार फिर देख लीजिए। डबिंग जो शूटिंग होते समय जो कथापात्र अपने डायलॉग्स बोलते हैं उस समय उसे जो रिकॉर्ड कर लेते हैं उसे पायलट ट्रैक कहते हैं। जो पायलट ट्रैक में जो रिकॉर्ड कर लेते हैं उसे हम फिल्मों में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो बाहर शोरगुल से युक्त होते हैं, तब दोबारा डबिंग करना पड़ता है। तो क्या होता है, जो ये कथापात्र जो है अपने होठों की गति के अनुसार दोबारा ये डायलॉग्स बोलते हैं। डायलॉग्स बोलते समय अभिनय पर अधिक ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, उस समय सिर्फ डायलॉग्स पर और भाव पर ही केंद्रित होते हैं, तो इसलिए वो डायलॉग अधिक प्रभावकारी बन जाते हैं। यही डबिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे भी आपको शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर करके रख लेना है। तो आगे जो है फिल्म संपादन, एडिटिंग कैसे होता है, इसी पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आप देख लीजिए एडिटिंग कैसे होता है। तो फिल्म संपादन का महत्व, फिल्म एडिटिंग का क्या महत्व होता है। शूटिंग के पश्चात किए जाने वाले कार्य को सामान्यतः शूटिंग की तुलना में अधिक समय लगता है। जो शूटिंग के लिए जो समय लगता है उससे ज्यादा समय शूटिंग के बाद कुछ कार्य करने को पड़ता है, उसको लग जाते हैं। इन कार्यों में फिल्म संपादन का महत्वपूर्ण स्थान है। जो फिल्म लेते समय जो कुछ भी कार्य करते हैं उससे ज्यादा फिल्म लेने के बाद कुछ कार्य करने को पड़ता है। उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है संपादन, फिल्म संपादन। इस फिल्म संपादन में दृश्य तथा ध्वनि संपादन आते हैं। दृश्यों का एडिटिंग करना पड़ता है और ध्वनियों का एडिटिंग भी करना पड़ता है। तो विशेष दृश्य प्रभाव, विशेष ध्वनि प्रभाव, टाइटल्स ध्वनि, समायोजन संगीत आदि आयोजित या रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उस समय जो एडिटिंग के समय क्या क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, विशेष दृश्य प्रभाव, हर एक दृश्य दिखाते समय एक प्रकार के इफेक्ट्स दिया जाता है, उस प्रभाव को एडिट करना है। विशेष ध्वनि प्रभाव, कुछ विशेष ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उसे एडिट करना पड़ता है। टाइटल सॉन्ग होते हैं, नहीं तो टाइटल्स में कुछ ध्वनियां होते हैं, उसे भी एडिट करके रखना चाहिए। फिर संगीत को भी एडिट करके रखना चाहिए। तो ये सब रिकॉर्ड किए जाते हैं एडिट के अंतर्गत। तो फिल्म संपादन में महत्वपूर्ण कार्य है, जो शूटिंग के बाद करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में एक है संपादन। इसमें जो है बहुत कुछ बातों को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है और उसके हिसाब से एडिट कर लेते हैं। तो अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।